किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, उसका नाम मायावती ने किया, शाहू जी महाराज, और यूनिवर्सिटी बनाया उसको, मेडिकल कॉलेज को, और उनका नाम शाहू जी महाराज रखा। अखिलेश यादव ने फिर KGMU कर दिया। तो ये यहाँ पे पता चलता है कि सरकार में आने के बाद जिसकी विचारधारा स्पष्ट नहीं है उसके फैसले ऐसे ही होते हैं। लोकसभा में उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल फाड़ दिया, उसके बाद अखिलेश यादव पूरे देश में घूम के कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे। तो ये कथनी और करनी का फर्क है। कमाल ये है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही है और उसके बाद लखनऊ में पेरियार मेला लग रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही है और उसके बाद लखनऊ में अम्बेडकर स्मारक बन रहा है। मैं अमित शाह को गुजरात के गृह मंत्री से लेके देश के गृह मंत्री तक पहुंचते पहुंचते उनके सारे स्टेटमेंट, सारे बयान मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत देखा है। अमित शाह को कभी मैंने अपना बयान वापस लेते नहीं देखा। और राहुल गांधी को तो अम्बेडकर का नाम ही नहीं लेना, इसलिए कि राहुल गांधी पार्लियामेंट से लेके सड़क तक जब भी बोलते हैं हिंदुस्तान कहते हैं और संविधान भारत कहता है। तो जिस आदमी को संविधान के पहले पढ़ने का ज्ञान नहीं है वो अम्बेडकर पे ज्ञान दे, मुझे लगता है ये छोटे में बड़ी बात है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है दलित टाइम्स में। हम लगातार पिछले कई दिनों से आगामी विधानसभा चुनाव पे लगातार तमाम नेताओं के पास जा रहे हैं, BSP नेताओं के पास जा रहे हैं, असपा के पास जा रहे हैं, तमाम पार्टियों के पास जा रहे हैं, उनके क्या क्या मुद्दे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या करें। लेकिन आज जो शख्स हमारे साथ हैं वो उनसे पढ़े BSP के बारे में, एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में हम उनसे राय लेंगे। जैसे कि BSP को लोग कहते हैं कि अब तो ये गिर रहा है, अब ये डूब चुकी है, मायावती नहीं रही, मायावती की जो पार्टी है बसपा वो नेशनल पार्टी के रेस से बाहर हो जाएंगी। इन तमाम जो सवाल हैं, तमाम सवाल जो हैं सर से करेंगे। हमारे साथ जो हैं वो सीनियर जर्नलिस्ट सैयद कासिम सर हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि अब BSP कुछ नहीं रही, BSP 0 हो चुकी है आपकी के टाइम पे, उसके लिए आप उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? शिखा, देखिए ऐसा है कि मैं इसका जवाब देने से पहले BSP कब बनी जी, उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि BSP है क्या। बहुजन समाज पार्टी का गठन काशीराम ने किया 14 अप्रैल 1984 को। जी, और जब BSP बनी थी तो किसी ने उसको सीरियसली लिया ही नहीं था। वजह यह है कि उससे पहले देश में तमाम दलित नेता हुए और ख़त्म हो गए। बन गई 84 में, पूरे देश में चुनाव जितनी सीटों पे लड़ सकते थे लड़ा उन्होंने, 1% के करीब वोट मिल गया। तब भी लोगों ने नोटिस में नहीं लिया। लेकिन 89 का जो इलेक्शन उसके बाद फौरन आया उसमें 3 MP जीत गए BSP। मायावती जीत गई बिजनौर से, आजमगढ़ से जहाँ के आपके हवलदार जी हैं वहाँ आजमगढ़ में, वहाँ जीत गए आपके बालकृष्ण यादव, रामकृष्ण यादव, और शायद लाखा नाम था, पंजाब से जीत गए। 3 MP का पहुंचना पूरे देश में भूचाल मच गया कि ये क्या हो गया, ये कौन आ गया। हालांकि काशीराम भी चुनाव लड़े थे, हार गए, क्योंकि काशीराम जो थे वो प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ते थे। राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी लड़ गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब उपचुनाव लड़ रहे थे तो पहुंच गए, वो इलाहाबाद से लड़ गए। तो वो इतनी बड़ी सीटों से लड़ते थे। तब नोटिस किया लोगों ने। 91 में 89 में विधानसभा के चुनाव में बसपा के 12 विधायक हो गए। 91 में राम लहर चल रही थी, BSP का 0.5% वोट बढ़ गया। विधायक एक जरूर कम हुआ लेकिन वोट 0.5% बढ़ गया। तब वो माया मैगजीन एक हुआ करती थी उस जमाने में, अब तो बहुत छोटी रही होंगी, तो माया ने कवर स्टोरी की थी इस पे कि बहुजन समाज पार्टी है क्या। कि राम लहर में जब एक इतनी बुरी लहर, सारी पार्टियां धुल गई, खत्म हो गई, सारी पार्टियां जमी जमाई, मुलायम सिंह खत्म, VP से खत्म, अजीत सिंह खत्म, उस जमाने में पूरी UP में और इसी तरह देश के तमाम हिस्सों में, लेकिन बसपा का वोट बढ़ा। नोटिस किया गया, माया ने एक स्टोरी की। मैं 1985 से वीर अर्जुन प्रताप दिल्ली में अखबार में था मैं, तो मेरी बीट इत्तेफाक से 87-88 के बाद लोकदल, ये जनता दल बना था, नया नया बन रहा था, तो मेरी बीट थी, तो मैं रामविलास पासवान के यहाँ भी जाया करता था, शरद यादव के यहाँ भी जाया करता था, तमाम जाता था। इसी बीच में BSP का नाम सुना तो BSP भी कवर करने लगा। तब BSP को कोई पत्रकार कवर नहीं करता था। बहुजन समाज पार्टी जो है वो पार्टी नहीं है, इसमें वो एक मूवमेंट है, एक मिशन है। और मिशन और मूवमेंट नहीं खत्म हो करते, पार्टियां खत्म होती हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी पार्टियों को बनते और बिगड़ते देखा। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं खत्म हो रही?
भारतीय जनता पार्टी भी एक मूवमेंट, एक मिशन है हिंदुत्व का। उसके पास मूवमेंट है। कांग्रेस क्यों खत्म होती जा रही है? कांग्रेस मूवमेंट नहीं था। मैं अक्सर जब इस बात को कहता हूँ तो तमाम लोग इस पर सवाल करते हैं। कांग्रेस पहली बार आई, देश की आज़ादी के बाद चुनाव हुए थे, आज़ाद देश को कांग्रेस ने कराया था, कांग्रेस आ गई। उसके बाद फिर दूसरा चुनाव हुआ, फिर कांग्रेस आ गई। तो चूंकि अभी जो विपक्षी पार्टियां थी स्ट्रगल कर रही थी, उसके बाद फिर साहब इंदिरा गांधी आई, नेहरू के नेतृत्व के बाद कांग्रेस आ गई, फिर आंधी चली, जनता पार्टी आ गई, फिर आंधी खत्म हुई, फिर अस्थायित्व नहीं था, कांग्रेस आ गई। तो उनके पास कोई मिशन नहीं था, कोई विचार नहीं था, तो आती जाती रही। और आप देख लीजिए पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस का क्या हाल हो रहा। बहुजन समाज पार्टी चूंकि मिशन और मूवमेंट की पार्टी है, काशीराम ने जो झंडा और निशान दिया है वो खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। ये ज़रूर है कि बहुजन समाज पार्टी में 2022 के बाद, 2002 के बाद सॉरी, गिरावट आई। कश्मीर में 4 विधायक होते थे, शून्य हो गए। उत्तराखंड में 6 विधायक होते थे, एक बचा। पंजाब में नेता विपक्ष था बहुजन समाज पार्टी का, आज एक विधायक है। गिरावट तो आई है। यूपी में 3-4 बार सरकार आपने बनाई बीएसपी ने, आज एक विधायक की पार्टी है। गिरावट आई, लेकिन पार्टी खत्म हो जाएगी तो मैं आपसे कहूँगा शिखा कि मूवमेंट और मिशन खत्म होने वाली चीज़ नहीं होती। सर, लेकिन जैसे कि आपने खुद ही कहा है कि मूवमेंट ख़त्म नहीं होती, लेकिन पार्टियां ख़त्म हो सकती हैं। जैसे कि विधायक हुआ करते थे, एमपीज हुआ करते थे, पार्षद हुआ करते थे, लेकिन अभी उस तरीके की चीज़ें नहीं नहीं रह गई हैं। तो क्या वो कम बैक कर सकती हैं पार्टी? वो क्या चीज़ें होंगी जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए, और उस चीज़ पे ध्यान देते हुए वो फिर से उसी एनर्जी के साथ वापस फिर जाए? शिखा, मुझे लगता है कि मायावती को कोई ध्यान दिलाने के लिए बताए कि उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ये सबसे बड़ा मजाक है। मायावती काशीराम के साथ रह के उन्होंने राजनीति सीखी है, और कम लोग जानते हैं कि 1977 में जब जनता पार्टी का ज़माना था, 1977 से वो एक्टिव हो चुकी थी काशीराम के साथ, और उनको कुछ बताना नहीं है कि वो हम बताएं। और मैं एक बात कहूँ, हो सकता है लोगों को अच्छी ना लगे, बहुजन समाज पार्टी का नुकसान जो हुआ है वो ट्विटर और फेसबुक के आने के बाद हुआ। अब सारे लोग अपना सारा ज्ञान फेसबुक और ट्विटर पे दे देते हैं। पहले ज़माने में हमने देखा है कि लोग साइकिलों से पैदल झूले में झंडा छुपा के, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 92, 93, 90 तक की, 93 तक लोग अपने झोले में झंडे को छुपा के रखते थे, तब जाते थे गांव में मीटिंग करते थे, बूथ पे जाके करते थे, रिश्तेदारों के बीच में जाकर करते थे। और ये सिर्फ दलितों की पार्टी नहीं थी। बसपा में जो पहला कैबिनेट मंत्री हुआ है, और रामलखन वर्मा ने शपथ ली मायावती के साथ। बहुजन समाज पार्टी में कुर्मी का वो महत्व था। बहुजन समाज पार्टी में यादव पहला सांसद बसपा से जो हुआ है मायावती के अलावा, वो यादव हुआ है। तो ये दलितों की पार्टी केवल नहीं थी, ये शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, मुसलमानों की पार्टी थी, और इसमें दलितों में उभार आ रहा था। एक वजह ये भी हुई कि 4 सरकारें देखने के बाद और इतनी बड़ी पार्टी बन जाने के बाद दलितों में जो थोड़ा सा भी ठीक ठाक हो जाता है। मैं एक बात कहता हूँ, लोग आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, कि जो लोग ट्विटर और फेसबुक पे आईडी बना लेते हैं, उनको लगता है कि हमने यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर लिया, बस अब इंटरव्यू बचा है। उनको इतनी गलतफहमी हो जाती है, और हर आदमी अपने फेसबुक और ट्विटर पे जाके लाइक और रीट्वीट देखता है कितने हुए, कि हमने ये लिखा था, इसको हमने ट्रोल किया था, इससे हमें क्या मिला, जबसे इससे नुकसान होते हैं। अगर कोई आदमी 100 बातें आपके पक्ष में कर रहा है और कहीं एक बार आपके खिलाफ उसने सवाल उठाए, और उस पर आके वो ट्विटर वाले और फेसबुक वाले आके लग जाए, तो कहेगा छोड़ो, हमसे क्या मतलब है यार, हमने 100 बात इनकी तारीफ की, एक बार हमने कह दिया कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, तो उसका भी बड़ा नुकसान है। मुझे लगता है कि मायावती को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं। मायावती को पता है कि क्या कैसे किया जाता है। 2-3 चीज़ें हो सकती हैं कि माहौल बदला है, मौसम बदला है, समय बदला है, तरीका बदला है। शिकायत बात और मैं कहता हूँ, अक्सर मैंने चैनल्स पे भी ये बात कही है कि ज़माना बदला है। अब हम कोई भी फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट ड्राइविंग करते हैं, हमको इंटरनेट भी फास्ट चाहिए, हमको हर काम बहुत तेज़ करना है। पहले आप एक वीडियो करने के बाद उसको एडिट करने में कितनी परेशानी होती थी, अपलोड होता था, नहीं होता था। आज आपने इधर वीडियो किया, इधर अपलोड कर दिया,
हर चीज़ फास्ट हो गई, तो राजनीति फास्ट हो गई। अब मायावती उसी तरह से राजनीति करना चाहती हैं जो राजनीति कश्यप करते थे। मुझे लगता है सिर्फ ये एक वजह है जो मायावती या बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचा रही। फास्ट होने के लिए आपको नई लीडरशिप लानी होगी, नया तरीका पैदा करना होगा। पिटे पिटाए मोहरे जो हैं उन मोहरों से आपको छुट्टी लेनी होगी। जो युवा एनर्जेटिक लोग, शिखा जैसे लोग भी अगर वो आगे आ रहे हैं तो उनको बुला के जिम्मेदारी देनी होगी। लोग दिखाई दे जाते हैं कि ये काम करने वाले लोग। मैं आपको बताऊं, एक दो लोग हैं ऐसे, जैसे इंदू चौधरी आजमगढ़ से हैं, इलेक्शन लड़ी थी, वो BHU की प्रोफेसर है और वो सिर्फ अपना कैडर काम करती थी, सिर्फ अपने कैडर का, और वो अपना की जागरूक करती थी। नौकरी जागरूकता, नौकरी जागरूकता। इसी तरह एक लड़की और है, महामाया बहुत नाम है उसका, यही मेरी मुलाकात हुई थी, इसी घर पे मिलने आई थी। वो पंजाब में कभी काम कर रही, कभी हरियाणा में काम, बूथ पे काम कर रही। तो ज़रूरत इन लोगों की है। ऐसे लोगों को अगर बहुजन समाज पार्टी चिन्हित करे, उनको अपने पास बुलाए, उनको मैदान में डाले, और जो लोग, फिर कहूँगा, जो लोग ट्विटर के शेयर, फेसबुक के शेयर हैं, अगर वो भी सिर्फ अपने बूथ पे जाके उस तरह काम कर लें जैसा BSP करती थी, तो बहुजन समाज पार्टी को वापस आने में देर नहीं लगेगी। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि आपने कहा कि नए चेहरे, फास्ट राजनीति हो गई है, तो चीज़ें उस तरीके से बदलते हुए माहौल को देखते हुए हमें भी बदलना चाहिए, यही तात्पर्य है। लेकिन सर, अभी जो भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सपा है और उसमें एक बसपा भी है, इन तमाम पार्टियों से कैसे अलग है बहुजन समाज पार्टी, और अलग कैसे है? और अभी जो आपने देखा होगा कि एक राजनीति, नारों की राजनीति चल रही है, तमाम पार्टियां अपने अपने दलों को, अपने अपने, जैसे कि आपने कहा मोमेंट है, हिंदू का मोमेंट है, सब अपने अपने मोमेंट को एक नारों के जरिए कैच करने की कोशिश कर रही है। तो उसमें एक सपा ने भी अपना एक नारा दिया है, तो इस पे और सब लोग जो सक्रिय हुआ करती थी जब बसपा, तो जो लोग हैं अब बसपा की तरफ से बहुत मायूस हो गए कि अब उस तरीके से सक्रिय नहीं है बसपा, नारों की राजनीति है, मायावती कुछ बोल नहीं रही है, आगे आके फ्रंट पे नहीं आ रही है। तो इन तमाम चीज़ों को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेचर और पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया है ये विपक्ष में रह के नहीं पता चलती। विपक्ष में धक्का मुक्की करके, एक दूसरे को मार के, लाठी खा के, पुतला जला के आप साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं दलितों के साथ हूँ, मैं पिछड़ों के साथ हूँ, मुसलमानों के साथ हूँ। पता चलता है जब आप पावर में आते हैं, जब आप सरकार में आते हैं, जब आपके लोग की गवर्नमेंट होती है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप को प्रूव किया है। 4 बार की यूपी की गवर्नमेंट में किसी समाज का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमारे साथ इस सरकार में अन्याय हो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप नारा कुछ भी लगाइए, विचारधारा तब पता चलती है जब आप सरकार में होते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में नहीं, अखिलेश यादव की सरकार में मायावती के बनाए हुए जिले, ये नहीं है जैसे योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज दिया और फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया। नहीं, उन्होंने ज़िले बनाए। पहला ज़िला उन्होंने अम्बेडकर नगर बनाया, फैजाबाद से काट के अम्बेडकर नगर है। कौशाम्बी बनाया उन्होंने, कौशाम्बी है। अमेठी जो अब नाम रखा गया, इसका नाम शाहू जी महाराज नगर था, नाम बदला, अमेठी कर दिया। मैं साक्षी हूँ, एक दिन में मायावती ने 2 ज़िले घोषित किए थे। मंच से पे आई तो अपने साथ 4 लोग लेके आई, 2 DM 2 SP। एक ज़िला बनाया बलरामपुर और दूसरा ज़िला बनाया शाहसी। लेकिन उसके बाद जितने ज़िले बनाए, फुले नगर बनाया, अमरोहा का नाम खत्म हो गया। भीमनगर बनाया, अमरोहा का नाम खत्म, संभल का नाम खत्म हो गया। काशीराम नगर बनाया, कासगंज जेटा से काट के ज़िला बनाया, खत्म हो गया। तो अखिलेश यादव ने मायावती के बनाए हुए सारे ज़िलों के नाम बदल दिए। आज वो कुर्मियों की बात करते हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज कुर्मी सम्राट थे, उनके नाम से उन्होंने ज़िला बनाया, वो खत्म किया। मेडिकल कॉलेज KGMU कहा जाता है लखनऊ का, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, उसका नाम मायावती ने किया शाहू जी महाराज, और यूनिवर्सिटी बनाया उसको, मेडिकल कॉलेज को, और उनका नाम शाहू जी महाराज रखा। अखिलेश यादव ने फिर KGMU कर दिया। तो ये यहाँ पे पता चलता है कि सरकार में आने के बाद जिसकी विचारधारा स्पष्ट नहीं है, उसके फैसले ऐसे ही होते हैं।
लोकसभा में उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल फाड़ दिया। उसके बाद अखिलेश यादव पूरे देश में घूम के कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे। तो ये कथनी और करनी का फर्क है। मैंने कहा ना कि आप जब पावर में आते हैं, पावर में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी पावर में आई, अपने सारे एजेंडे संघ के वो लागू कर रही है। किसी चीज़ में उनका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जिलों के नाम बदलेंगे, वो करेंगे, और जैसे लोग कहते हैं कि मनुस्मृति लागू करेंगे, तो संविधान में छेड़छाड़ करके उन्होंने सारे काम किए। उन्होंने ईडब्ल्यूएस कर दिया, अपर कास्ट को खामोशी से 10% रिजर्वेशन दे दिया। उसकी कट ऑफ पे आप लोग तमाम खबरें करती हैं कि उसका कट ऑफ देखिए कितना कम होता है, ओबीसी एससी का ज़्यादा होता है कट ऑफ। तो ये उन्होंने किया क्योंकि उनका टारगेट था। जैसे मैंने पहले कहा, जो जिस विचारधारा का होता है उस विचारधारा का काम सरकार में आने के बाद करता है। बीजेपी अपनी विचारधारा के काम कर रही, मायावती ने अपनी विचारधारा के, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के, शाहू फुले या जितने महापुरुष हैं उनकी विचारधारा के जो काम थे वो उन्होंने किए। और कब किए? बीजेपी के समर्थन की सरकार में किए। कमाल ये है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही है और उसके बाद लखनऊ में पेरियार मेला लग रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही है और उसके बाद लखनऊ में अम्बेडकर स्मारक बन रहा है। उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई, लेकिन मायावती ने अपने प्रोजेक्ट नहीं छोड़े। तो पॉलिटिक्स में ये एक बहुत ही आपने छेड़ा, और पहली बार शायद मैं ये बात कह रहा हूँ किसी चैनल पे, कि ये पॉलिटिक्स का मिजाज जो है पता चलता है जब आप पावर में। विपक्ष में जिंदाबाद, मुर्दाबाद, धरना, प्रदर्शन, नारे जैसा आप करिए शिखा, नारे लगाना और चीज़ है। मैं अक्सर कहता हूँ, नारा कोई और चीज़ है, विचारधारा कोई और चीज़ है। विचारधारा और नारा दो अलग चीज़ें हैं। नारा काशीराम ने भी दिया था, दलित मुसलमान करो विचार तब तक हो गया अत्याचार। नारा काशीराम ने ये भी दिया था कि वोट से लेंगे डीएम पीएम, आरक्षण से एसपीडीएम। नारा काशीराम ने ये भी दिया था जो सरकार जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकार बनी तो उन्होंने इसको लागू किया। जो जमीन सरकारी थी, पट्टे दिए, वो दलितों की हुई। उसके बाद एक 115 122 4F एक धारा थी, उसमें ये होता है जिसका कब्जा उसकी जमीन, उसमें जितनी जीएस की जमीन थी जिसके कब्जे में थी उसके नाम उसकी जमीन का पट्टा हो गया। और उसमें सिर्फ दलितों का नहीं हुआ, सबको मिला जो गरीब थे और 122 4F के जो पात्र थे। तो ये गवर्नमेंट में आने के बाद पता चलता है शिखा कि आप अगर मुख्यमंत्री बना दी जाए तब पता चलेगा कि दलित टाइम्स में जो आप कर रही हैं, मुख्यमंत्री होने के बाद भी अगर आप वही कर रही हैं जो आपने दलित टाइम्स पे लोगों को मैसेज दिए हैं, आपके हाथ में जब ताकत है उस चीज़ को जब आप लागू करेंगी, तो इसका मतलब ये है कि आप जब कल कर रही थी दलित टाइम्स में वही आज कर रही। सर, आपने हमारे महापुरुषों का नाम लिया, उसमें से आपने अम्बेडकर का भी नाम लिया, और अम्बेडकर पे अभी राजनीति जो है पुरजोर तरीके से चल रही है। अमित शाह ने कल ही उन्होंने कहा था अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो सीधे स्वर्ग जाते या भगवान मिल जाते। तो इस पे आपको क्या लगता है सर, अम्बेडकर को अपनाने की जो बात कहते हैं, उधर प्रियंका गांधी जय भीम का नारा लगा रही हैं, उधर राहुल गांधी जो है संविधान पकड़ के चलने की बात कह रहे हैं, इधर आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो जय भीम आंदोलन शुरू कर रहे हैं। तमाम पार्टी जो है अम्बेडकर को अपनाना चाह रही है, लेकिन वास्तव में अम्बेडकर की विचारधारा को लेके कौन चल रहा है और अम्बेडकर किसके हैं? देखिए, अम्बेडकर सबके हैं, क्योंकि भारत का संविधान सबका है, तो इसलिए कोई अम्बेडकर से इनकार नहीं कर सकता। अम्बेडकर को किसने अपनाया है और किसने नारों में लिया है, किसने सिर्फ फोटो में लिया है? भारतीय जनता पार्टी के अम्बेडकर इतने होते तो भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट से अम्बेडकर की मूर्ति ना हटा देती। नई बिल्डिंग में अम्बेडकर की मूर्ति नहीं है। अखिलेश यादव के अम्बेडकर अगर होते तो अखिलेश यादव डॉक्टर अम्बेडकर के जो लखनऊ में बना हुआ स्थल है उसको अय्याशी का अड्डा न कहते, मुलायम सिंह यादव, तो उनके भी अम्बेडकर नहीं है। अगर अम्बेडकर केजरीवाल के होते तो केजरीवाल जो है जो तस्वीरें अपनी लगाते हैं उसमें अम्बेडकर ज़रूर होते। तो नारा और विचारधारा, फिर वही बात आती है शिखा कि विचारधारा और चीज़ है, नारा और चीज़। बीएसपी के अम्बेडकर इसलिए हैं कि आप शिखा अपने पूर्वज अगर आपके हैं, उनको कोई कुछ कहेगा तो आपका खून खोल जाएगा। आप मेरे पिता को कुछ कहेंगी तो मैं आपका इंटरव्यू यहीं पर छोड़ दूंगा कि आपने मेरे पिता को कैसे कह दिया। तो जिसका खून होता है, जिसका ब्लड होता है, ब्लड बोलता है। तो मायावती या काशीराम अम्बेडकर का ब्लड है, उनका खून। मैं उसमें चंद्रशेखर को भी ऐड करता हूँ।
चंद्रशेखर ने कल एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सब हम बाबा साहब की प्रतिमा का अपमान नहीं बर्दाश्त करते, तो उनका अपमान कैसे बर्दाश्त कर लें। अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी, इनका एक तरीका है, बहुत शूब लोग हैं। वो पहले टेस्ट करते हैं, पहले मुसलमानों को टेस्ट किया कितनी दूर तक चल सकते हैं, पिछड़ों का आरक्षणों का बैकलॉग नहीं भरा उनको टेस्ट किया, उनको हिंदुत्व का झुंझुना दिया, वो उसमें लगे रह गए। अब उन्होंने जो सबसे बड़ा आइकन है इस देश का, डॉक्टर अम्बेडकर, उनको टेस्ट किया। ये टेस्ट करने के लिए था कि देखिए कितना चलता है। नहीं चला, लोगों ने रिएक्शन कर दिया, अटैक कर दिया, लोग हमलावर हो गए, तो उनको अपने कदम पीछे खींचने पड़े। मैं अमित शाह को गुजरात के गृह मंत्री से लेके देश के गृह मंत्री तक पहुंचते पहुंचते उनके सारे स्टेटमेंट, सारे बयान मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत देखा है। 40 साल का तजुर्बा है मेरा। अमित शाह को कभी मैंने अपना बयान वापस लेते नहीं देखा। 12 घंटे में अमित शाह आ गए मीडिया के सामने ये बताने के लिए कि नहीं, हमारा इरादा ये नहीं था, हम ये नहीं कहना चाहते थे, आपने हमारी बातों का मतलब गलत निकाला। तो ये अम्बेडकराइज लोगों की ताकत थी। तो वो जो टेस्ट किया था उसमें वो फेल हो गए। अम्बेडकर एक नाम नहीं है, और राहुल गांधी को तो अम्बेडकर का नाम ही नहीं लेना चाहिए शिका, इसलिए कि राहुल गांधी पार्लियामेंट से लेके सड़क तक जब भी बोलते हैं हिंदुस्तान कहते हैं और संविधान भारत कहता है। तो जिस आदमी को संविधान के पहले पन्ने का ज्ञान नहीं है, वो अम्बेडकर पे ज्ञान दे, मुझे लगता है ये छोटे में बड़ी बात हो। सर एक और सवाल है कि अभी की राजनीति को देखते हुए, जिस तरीके की राजनीति है, जिस तरह के माहौल हैं, उसमें युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपने उस समय की भी राजनीति देखी है और अभी की राजनीति में मैं तो थी नहीं उस वक्त, लेकिन एग्रेसिव मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लोग हो जा रहे हैं। राजनीति देखी है, संसद भवन में पहले किस तरीके से लोग चर्चा करते थे, अभी किस तरीके से चर्चा करते हैं, क्या डिफरेंस लगा है, और अभी के हिसाब से युवाओं को आप क्या समझाना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए संदेश यही है कि पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद अपनी नौकरी देखो, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो। पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिक्स करने के लिए छोड़ो। अगर आपको पॉलिटिक्स में नहीं आना है तो आप पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दिए। सोशल इश्यूज पे जब आपके अपने मुद्दे हों, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को कहा गया, आप पूरे ट्विटर पे छा जाइए, ट्रेंड कर दीजिए, लेकिन आप जिस काम के लिए बने हो उस काम को करो। पॉलिटिक्स में जाना है, फुल टाइमर हो जाओ, किसी पॉलिटिकल पार्टी में पहुंचो जिसकी विचारधारा आपको मैच करती हो, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ जाके काम कीजिए। बूथों के काम जो होते हैं ट्विटर पे और फेसबुक पे बिखेरे नहीं जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर कैंप हैं उनको शायद किसी ने देखा भी ना हो। मैंने 2002 का एक कैडर कैंप कवर किया और मैं मीडिया पास से चला गया। मायावती का वो आखिरी कैडर कैंप था, अम्बेडकर ने दिया था। 2 घंटे से ऊपर वो बोली। जो आदमी एक कैडर कर लेगा जिंदगी भर वो इधर उधर नहीं हो सकता। तो मेरा युवाओं को यही संदेश है कि राजनीति समझिए, लेकिन राजनीति करने के लिए जिसके पास जो राजनीति कर रहा है उसके लिए छोड़ दीजिए। आप अच्छे समर्थक बनिए, लेकिन जैसे हम अनभक्त कहते हैं, अनभक्त आप अब किसी पार्टी में शिका कार्यकर्ता नहीं होते। पहले पार्टी में कार्यकर्ता होते, समर्थक अब भी नहीं होते, पहले समर्थक होते थे, अब सिर्फ भक्त होते हैं। भाजपा के भक्त हैं, कांग्रेस के भक्त हैं, सपा के भक्त हैं, बसपा के भक्त हैं। हद ये है कि चंद्रशेखर के भी भक्त। मैं इस चीज़ को बहुत बुरा समझता हूँ हमेशा से। जब चंद्रशेखर राजनीति में आए तब भी मैंने कहा, आज फिर कह रहा हूँ, आपके इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, चंद्रशेखर राजनीति कर रहे हैं, आप नहीं पसंद है उनके साथ में जाइए, लेकिन आपको गाली देने का क्या। चंद्रशेखर के समर्थक मायावती के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं, क्या होता है, हर एक्शन का रिएक्शन। आप जितनी तेज दीवार पे गेंद मारोगे उतनी तेज लौट के आएगी। इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं आप कि जब किसी को गाली दीजिएगा तो पलट के आपको गाली मिलेगी, आपके नेता को गाली मिलेगी। तो मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की किसी नेता के बारे में अपशब्द नहीं कहने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि युवाओं को पहले तो अपनी शिक्षा, अपने रोजगार, अपने हक अधिकार, उस रोजगार के लिए जो आपका आरक्षण खत्म किया जाए, संविधान में प्रदत्त अधिकार, उसके प्रति जागरूक रहिए। लेकिन राजनीतिक नेताओं को मैं देखता हूँ, मुझे हंसी आती है। इन लोग लिखते हैं कि मायावती को ये करना चाहिए, राहुल गांधी को ये करना चाहिए, अखिलेश यादव को ये करना चाहिए। वो लोग पक के आए, आप अभी पढ़ के निकले भी नहीं हैं। आप 20 साल की उम्र में मायावती को राय दे रहे हैं,
आप 19 साल 18 साल की उम्र में अखिलेश यादव या राहुल गांधी या चंद्रशेखर रावत को राय दे रहे हैं या एक दूसरे के, मुझे लगता है कि ये युवाओं के अंदर एक कमी है जिसे उन्हें दूर करना चाहिए। पहले शिक्षा, फिर रोजगार, फिर अपने हक के प्रति हर उन जागरूक करना, ये युवाओं का सबसे पहला, इस समय में ये जो समय चल रहा है, सबसे पहली सीढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी बातचीत हुई, हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट थे जो ना जाने कितने सालों से चीज़ें देख रहे हैं, पॉलिटिकल चीज़ों पे एनालिसिस करते हैं, और तब उन्होंने अभी जो भी हमारे बीच में बातचीत हुई है उस पर आप राय ज़रूर दीजिएगा।